बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल में न्यू वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले उस मेजर फैक्ट्स के बारे में कि कब से वैकेंसी को आवेदन जो है शुरू होगा, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी एग्ज़ाम फी क्या रहने वाला है, वैकेंसी में कितने पद हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्या इस वैकेंसी में ITI चाहिए या नहीं चाहिए, कब से आवेदन करना है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होगा। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसका, PST PET में क्या होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम में। अगर आपको इन सभी चीज़ की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको 10th पास पे निकली है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बिग अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और BSF में ज्वाइन होने के लिए। दोस्तों अगर आप BSF की फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताइएगा। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कितने सब्सक्राइबर और व्यूअर वैसे हैं जो कि BSF का इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, ताकि इनके लिए इनकी सिलेबस और बाकी इनकी जो स्टडी मटेरियल होगी वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में करवा देंगे। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम सेट अप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ओनली एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहला डाउट्स अगर आपको है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को देख रही है तो मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल के लिए भी और साथ ही साथ फीमेल के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देखो यहाँ पर बताया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 14/5/2019, यानी कि 14 तारीख से आपका ऑनलाइन इसकी जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो जाएगी। और देखो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो 12/6/2019 तक रहेगा, यानी कि पूरा आपको 1 महीने का समय यहाँ पर इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है BSF की ओर से। तो अच्छी टाइम है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल के बारे में कि आखिर इसकी पे स्केल कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्केल आपको यहाँ दिया जा रहा है और अदर अलाउंसेस इसके साथ आपको दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है अगर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं तो उन्हें लेवल 4 की यहाँ पेमेंट की जाती है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं यहाँ 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक इनको 7 CPC के तहत इनको यहाँ पर पैसे दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी पेमेंट होती है BSF में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 81,000 तक आपकी पेमेंट बन सकती है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी है आप सभी के BSF की इस प्रक्रिया में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा जा रहा है कि 75% कोटा है अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर जा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल वैकेंसी का 75% यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री है, और यहाँ पर 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल BSF सर्विंग पर्सनल के यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 25% यहाँ पर डिपार्टमेंटल होने वाला है वैकेंसी की पोस्ट, और 75% जो है आपकी डायरेक्ट एंट्री होगा, यानी कि ओपन मार्केट आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आखिर तैयारी कहाँ से करें, रेलवे NTPC की वैकेंसी आ गई है, ग्रुप D की वैकेंसी आ गई है, तो तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स आप सभी को अनअकैडमी के बारे में पता होगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ 30 घंटे से ज़्यादा लाइव सेशन की क्लासेस यहाँ पर डे दिया जाता है, और यहाँ पर फ्रेंड टॉप 27 टॉप एडुकेटर आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस करते हैं, वो भी लाइव करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप जिनके भी कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ जनरल साइंस के लिए, यहाँ पर रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जनरल साइंस के लिए यहाँ पर क्लासेस चलती है। आप जिस भी टॉपिक के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी मैथमेटिक्स, GI, रीजनिंग, जनरल साइंस, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, जनरल अवेयरनेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि जो भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर में आप सभी को वाईफा स्टडी, बिमलेश सर, उसके बाद सत्यम गुप्ता सर, ये लोग जितने भी हैं सर, ओम जायसवाल सर, ये सब जितने सारे सर हैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से इनकी कोर्सेज को बाय करना होगा, ये गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये पर मंथ देना होगा, फिर 6 महीने के लिए
लेना चाहते हैं तो 600 रुपये पर मंथ देना होगा 6 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये ज़्यादा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप हमारे लिंक से बाय करते हो तो फ्रेंड्स आपको 10% यहाँ पर आप सभी को तो ऑफ दिया जाएगा डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप हमारे लिंक से लेते हैं तो 10% और भी यहाँ पर आप सभी को एक्स्ट्रा लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए और बाय कीजिए और अपने रेलवे एनटीपीसी की तैयारी को शुरू कीजिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्टेज आपको बताई जा रही है जिसमें आपकी पोस्ट यहाँ डिवाइड की गई है हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ कैटेगरी में भी इस वैकेंसी में आपको पोस्ट डिवाइड कर दिया गया है, तो अब इसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताता हूँ। अगर कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ वैकेंसी के लिए, तो कैटेगरी अगर यूआर की बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर दोस्तों आपको वैकेंसी यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ 172 वैकेंसी है, ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10% इनकी वैकेंसी रहने वाली है। और सीए की बात करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। सीए यहाँ पर आप सभी को दिया गया है कंपनसेट अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो इनके लिए यहाँ पर बताया गया ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन के लिए यहाँ बताया गया। तो यहाँ वैकेंसी के डिटेल्स आप सभी को यहाँ पर बताया गया है। अगर यूआर की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों तो आपकी कितनी वैकेंसी है 172। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं यहाँ पर 20 वैकेंसी है। ओबीसी की बात कर लेते तो ओबीसी की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों ओबीसी वाले कैसे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ यूआर में आकर के आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आप फॉर्म भरना, और क्योंकि यहाँ पर आप आओगे तो आप यहाँ जनरल कैटेगरी में आओगे। उसी तरह एससी और एसटी के लिए भी है, यहाँ एक भी वैकेंसी यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ओबीसी एससी एसटी से आप आते हैं तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना, यानी कि आप अपनी जाति को यहाँ पर मत बताना, अपनी जाति के सर्टिफिकेट मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी से यहाँ पर आना होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तो होगी आपकी कुल वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल आरओ के लिए, ठीक है। और टोटल अगर ग्रैंड टोटल की बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ 269 वैकेंसी है, जिसमें 25% वैकेंसी जो है आप सभी का कोटा के लिए है, यानी कि कोटा डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो होगा बीएसएफ के जो डिपार्टमेंटल से होंगे उनके लिए वैकेंसी 67 है, और ओपन मार्केट में 172 आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। यानी कि टोटल 269 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के बारे में। अब देखो यहाँ पर यूआर के लिए जो वैकेंसी है आप सभी को यहाँ बताया जा रहा है कितना है 87 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए इस बार सबकी वैकेंसी मिल गई है, ठीक है। ओबीसी के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है 96 है, सॉरी यूआर के लिए यहाँ 223, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 96 वैकेंसी है, एससी के लिए 93 और एसटी के लिए 46, यानी टोटल अगर बात करें तो 57 आप सभी को यहाँ पर वैकेंसी यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये वैकेंसी किसके लिए है, तो दोस्तों ये वैकेंसी 10% ईएसएम यानी कि जो ईएसएम है एक सर्विसमैन है वो उनके लिए वैकेंसी है, तो ठीक है ना। तो आप देख लो दोस्तों अगर आप यूआर में हो तो 223 वैकेंसी आपको हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर को आप यहाँ पर छोड़ देना और आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का आप फॉर्म को अप्लाई करना। मैं आप सभी को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि आईटीआई चाहिए या नहीं चाहिए इसके बारे में, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। देखो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट डिटेल्स के बारे में कि रिक्वायरमेंट डिटेल्स क्या है, रिक्वायरमेंट डेट्स क्या क्या होने वाली है रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आपकी रिटन टेस्ट होने वाली है। दूसरा आप सभी का यहाँ फेज होगा पीएसटी पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा जो आपका फेज होगा दोस्तों वो आपकी होगी डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपकी पीईटी पीएसटी के लिए। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आप सभी का जो है मेडिकल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटन टेस्ट के बारे में, यहाँ पर कैसा रिटन टेस्ट होने वाला ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और इसका डेट भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि 28 जुलाई 2019 को ये आपकी एग्जाम होगी और ये OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपका ये पेपर जो है ऑफलाइन होगा, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन ऑफलाइन वाली ये सिस्टम यहाँ पर खत्म कर दिया मैंने। यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियरली बता देता हूँ ये आपकी एग्जाम जो होगी ये ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पर बता दिया गया है साफ साफ कि डुप्लीकेट OMR सीट अटैच विद मेन OMR शैल बी अलाउड टू कैरिड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आप जो OMR दोगे यहाँ पर जो पेपर आप दोगे तो आपको 2 पेपर यहाँ मिलेगा OMR सीट का। OMR का कितना पेपर मिलेगा 2 पेपर मिलेगा। एक पेपर जो है आपको बोर्ड रख लेगा यानी कि BSF रख लेगा और एक पेपर आपको लेकर के जाने देगा घर पे। और दोस्तों जब आपकी आंसर की आएगी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे या ईमेल या SMS के थ्रू तो आप उस आंसर की को अपने OMR के थ्रू
मिला लोगे, उसके बाद आप अपना देख लोगे कि आपने कितना सही किया है। अब देखो दोस्तों, अब दूसरा बात आता है यहाँ सेकंड फेज में कि सेकंड फेज में क्या होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ सेकंड फेज में आप सभी को पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन 9 अक्टूबर 2019 को यहाँ आपको डेट यहाँ क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों आगे की वीडियो में आप सभी को इसके पीएसटी और पीईटी के बारे में पूरे डिटेल्स के बताऊंगा कि आखिर पीएसटी में क्या होता है और पीईटी के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होती है इसकी सिलेबस में और इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर पीईटी और पीएसटी के बारे में बताया जा रहा है। ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द स्टेज मस्ट हैव क्वालिफाइड द पीएसटी पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर फर्दर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि सेकंड रिटन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर सेकंड रिटन टेस्ट यानी कि पहले तो आपकी रिटन टेस्ट होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी जो पीएसटी पीईटी होगी और थर्ड जो होगा आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको जाना है, ठीक है, तो आपको पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ क्वालिफाई करना होगा, तब भी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ पर जाओगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी आपको डेट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ये 24 नवंबर 2019 को यहाँ पर आपको कर दिया गया है। अब देखो दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपकी कितने नंबर की होगी, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना होगा। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव जो रिटन टेस्ट है आपकी 24 नवंबर को होगी। अगर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज वेल एज द डिटेक्शन टेस्ट ड्यूरिंग द स्टेज, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको यहाँ पर पास करना होता है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किया जाएगा इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ जो थर्ड फेज आपका होगा वो क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि 30 जनवरी 2020 को होगा, 2020 को होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सभी का क्लियर डेट यहाँ बता दिया गया है कि आपकी एग्जाम कब से होगी, पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन कब होगा, साथ ही साथ आपकी डिस्क्रिप्टिव कब होने वाली है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया गया कि आपकी जो है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कब होने वाली है। तो ये तो दोस्तों आपको हो गया पूरा डिटेल्स के साथ कि आपको कब कब एग्जाम होने वाला है और कब कब क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और आपको नोट यहाँ पर मिला जा रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो भी आपको डेट बताएगा ये टेंटेटिवली डेट है, ये इसको बदला जा सकता है बीएसएफ के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है, डेट आर टेंटेटिवली डीजी बीएसएफ हैज राइट टू चेंज द आफ्टर दिस एट एनी स्टेज, यानी कि किसी भी स्टेज पे इस डेट को बदला जा सकता है या किसी कारणवश जो है इस डेट को यहाँ पर बदला जा सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ फाइनल रिजल्ट के बारे में यहाँ कुछ बताया जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर फॉर द हेड कांस्टेबल आरओ, हेड कांस्टेबल आरएम सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैनर। अब देखो दोस्तों, अगर हेड कांस्टेबल आरओ की यानी कि रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड डिटेक्शन टेस्ट आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100 + 100 रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी हेड कांस्टेबल आरओ के लिए वो आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर साथ ही साथ डिटेक्शन टेस्ट के आधार पर बनेगा। अगर हेड कांस्टेबल आरएम की बात करते हैं यानी कि रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में आपकी जितने मार्क्स लेकर के आओगे उस आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता था कि आखिर बीएसएफ में आईटीआई चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हेड कांस्टेबल अगर आरओ के लिए आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 10th पास होना जरूरी है। अगर 10th पास हो, साथ ही साथ अगर आपके पास आईटीआई है, ठीक है, आईटीआई है तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर डिप्लोमा भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, आपको आईटीआई किस सेक्टर में चाहिए, रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपको इस चीज में आपको डिप्लोमा साथ ही साथ या तो आईटीआई चाहिए। 2 साल का यहाँ पर आप सभी को ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब रुको, अब देखो, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो क्या आप 12th पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपके पास 12th पास हो लेकिन आईटीआई नहीं है तो कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी इंस्टीट्यूशन से रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपने 60% मार्क्स यहाँ पीसीए में लाया यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मार्क्स लेकर के आए हो तो दोस्तों आप रेडियो ऑपरेटर को यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर 10th प्लस और आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास और 60% पीसीए में नंबर लाते हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिज्म की बात कर ले तो यहां पर भी दोस्तों वही कंडीशन यहां पर भी आप सभी को लगाया जा रहा है जो कि आपके रेडियो ऑपरेटर में है, यानी कि आपको 10th प्लस
10th प्लस ITI यहाँ पर चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर देख लो पूरा यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक फिटर एंड इंफो टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सभी चीज़ अगर आप किसी भी सेक्टर से अगर आपने ITI किया है 2 साल के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट है, अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप 12th पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, अगर किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने 60% मार्क्स लेकर के आए हो PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर एज लिमिट इसकी क्या रहती है, आखिर कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम बाकी 25 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। अगर यही नॉट बिलो तो 18 ईयर्स टू 28 साल, ठीक है। OBC के लिए जो यहाँ पर एज बताया जा रहा है 18 से लेकर 28 साल तक है। यहाँ क्लोजिंग डेट भी आपको बताया जा रहा है कि 12/6/2019 से आपकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी, ठीक है। आप इस डेट के बीच में अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लेना कि आपका कितना एज हो रहा है। अगर वहीं SC ST की बात करें तो 18 से लेकर के 30 साल तक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप OBC से कैंडिडेट हो तो 18 से 28, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो 18 से 30, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 18 से 25 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इस केस में आ रहे हो तो, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आखिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाली है। अगर आप रिटन पास कर जाते हो तो आपको फिजिकल जो आपकी सेकंड फेज की एग्जाम होगी, जो कि फिजिकल PST और PET होती है, तो दोस्तों उसमें आपको क्या होगी। तो देखो दोस्तों, अगर आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर, अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, OBC SC ST की बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप फीमेल हो, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर हो तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आपकी हाइट इससे कम होगा तो आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। साथ ही साथ चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर चाहिए, मिनिमम 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड के बाद आपको 85 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक्सपेंशन यहां पर 5 सेंटीमीटर का यहां पर आपको करना होगा। अगर 5 सेंटीमीटर से आप कम करोगे तो आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब देखो दोस्तों, वेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जितना हाइट होगा, यानी कि किसी का हाइट 175 होगा तो उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर किसी का हाइट 168 होगा उनका वेट थोड़ा कम हो सकता है। यानी कि आपका हाइट के यहां पर बताया है कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज, यानी कि आपके हाइट एंड एज के ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट। तो आपका वेट इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपका वेट ओवर नहीं होना चाहिए, इतना आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी कि क्या, कैसे आपकी मेथड ऑफ सिलेक्शन होगी। तो फर्स्ट फेज में आपके क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वो फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर, और हेड कांस्टेबल RM यानी कि रेडियो मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों पेपर आपकी जिनकी भी होगी, हेड कांस्टेबल RO और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिज्म के लिए, तो ये ऑफलाइन पेपर होगा। सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब देखो टोटल यहाँ पर MCQ प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जहां पर आप सभी को टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आपको 200 नंबर के लिए यहां पर पूछा जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन लिया जाएगा 80 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन लिया जाएगा 40 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन लिया जाएगा 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश एंड जीके से आपको 20 क्वेश्चन लिया जाएगा 40 मार्क्स के लिए। अब देखो दोस्तों, आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहां से पूछे जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहां पर साफ से बताया कि 10th+2 इंटरमीडिएट ऑफ CBSE स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, साथ ही साथ CBSE से आपको ये पूरे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। यानी कि आपको 12th पढ़ना यहाँ जरूरी है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो। अब देखो इंग्लिश एंड जीके की बात करते हो तो यहाँ करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको टोटल 20 नंबर को यहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये है आपकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ मैं आप सभी को बता दूं निगेटिव मार्किंग के लिए कि निगेटिव मार्किंग होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को निगेटिव मार्किंग को यहाँ पर देखना पड़ रहा है। फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 0.50 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स यहाँ पर जो है यहाँ काट लिया जा रहा है। यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग हो रहा है, यानी कि आप 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट कर लिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर तो हो गई आप सभी का ये पूरी डिटेल्स के बारे में कि आखिर निगेटिव मार्किंग क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, ठीक है। ये सभी पूरे डिटेल्स हो गया। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितनी चाहिए। दोस्तों आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं जनरल और OBC के लिए, तो यहाँ 38% मार्क्स चाहिए, यानी कि 38 दूना आपके कितना हो जाता है दोस्तों 76 नंबर। अगर आप 76 नंबर से कम मार्क्स लेकर के आते हो तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ मान लो कि आप 75 नंबर लेके आए और एक कैंडिडेट यहाँ पर 77 नंबर या 76 नंबर लेके आया, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर वाले ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्योंकि आपको मिनिमम यहाँ पर 38% यानी कि आपको 76 नंबर लेकर के आना
आना ही आना है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई मान जाओगे। अगर 76 नंबर पर मेरिट बनती है तो 76 नंबर पर मेरिट बना दिया जाएगा, लेकिन 75 नंबर वाली की मेरिट नहीं बनाई जाएगी। यानी कि मिनिमम क्वालिफाई आपको करने के लिए 38% यानी कि 76 नंबर जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पर 66 नंबर यानी कि 33% नंबर लाना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज में जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया कि सेकंड फेज में आपको PST और PET और डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको हाइट एंड चेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, यानी 1.6 किलोमीटर की आपको रेस यहाँ पर 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको यहाँ पर रनिंग करवाया जाएगा फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप यहाँ पर आपको 3.65 मीटर यहाँ पर दिया जाएगा, आपको 3 चांस यहाँ पर दिया जाएगा। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर दिया जाएगा और 3 चांस यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो हाइट यहां पर इनका लिया जाएगा सबसे पहले, ठीक है, जो कि 157 हाइट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 यहां पर हाइट है, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट में, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा 800 मीटर का रेस होगा, उनको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, उनके लिए 3 चांस दिया जाएगा फॉर फीमेल कैंडिडेट। ध्यान रहे इस बात की कि यहाँ फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 फीट यहाँ पर हाई जंप होगा और 3 चांस आपको फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। तो सेकंड फेज में आपका PST और PET में क्या होने वाला है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या होगा, यहाँ पर BSF में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या है, ITI और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना होगा। एज आपको यहाँ पर दिखाना होगा, मेट्रिकुलेशन के लिए आपको मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर EWS से अगर आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना एसेट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट यहाँ आपको दिखाना होगा। अगर OBC से आते हैं तो दोस्तों आपको नॉन क्रीमिलियर और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। अगर SC से आते हैं या ST से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपनी दिखानी होगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफिकेट है टेस्टिमोनियल दैट द कैंडिडेट विशेष टू प्रोड्यूस यहाँ पर आपको दिखाना होगा, यानी कि आपको जो भी मांगा जाए वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो था आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मांगे जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड फेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपको मेरिट में यहाँ पर काम करने वाला है। थर्ड फेज में दोस्तों आपको होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका क्या होता है, रिटन यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिया जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है हेड कांस्टेबल RO कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है। पहला होगा रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन टेस्ट होता है। डिटेक्शन टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब देखो दोस्तों आपको जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ मैक्सिमम 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। कवरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड 12th स्टैंडर्ड, मैक्सिमम 2 आवर्स 30 मिनट का आपका ये पूरा एग्जाम लिया जाएगा। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दूसरे फेज में आपकी पूरी मेरिट बनने वाली, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में आप सभी को बताया कि दूसरे फेज से ही आपको मतलब है। पहली फेज आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर है, उसमें आपको कोई मेरिट की ये नहीं होगा, ठीक है। आपको जो भी मेरिट बनेगा आपको यहाँ थर्ड फेज पे जो आपकी रिटन टेस्ट होने वाली उसके आधार पर बनेगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप RO से तो आपका डिटेक्शन टेस्ट है वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 नंबर का आपका डिटेक्शन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश से राइटिंग के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब लेकिन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, हाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सिर्फ 12th पास के लिए जो आपके स्टैंडर्ड के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से जो आपको सब्जेक्ट होगा उससे दोस्तों आपको 200 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा, और इसमें आपको डिटेक्शन टेस्ट जो है नहीं होगा रेडियो मैकेनिक के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है आपकी रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए आपकी थर्ड फेज की सिलेबस और इसमें क्या पूछा जाएगा उसकी पूरी जानकारी। अब देखो दोस्तों फोर्थ फेज में क्या होगा। फोर्थ फेज की मैं आपको बता दूं जानकारी। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल में क्या क्या होता है उसके बारे में अगर आप बताओगे तो अलग से एक वीडियो मैं प्रोवाइड आप सभी के लिए करवा दूंगा। तो दोस्तों ये तो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात कर ले तो दोस्तों कि आखिर एग्जामिनेशन फी क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन कितना, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म केवल बताया जा रहा है। स्टार्ट डेट आपकी कब से 14 मई से होगा और लास्ट डेट कब है 12 जून तक रहेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपको आप पैसा यहाँ पर कितना देना है, आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये आपको यहाँ पर देना है। नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या भीम पे के थ्रू आप यहाँ पर पैसे दे सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर बता दें हम आप सभी को ले कि यहाँ पर जो है आपको अगर SC ST अगर फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी एग्जामिनेशन फी बिल्कुल यहाँ पर फ्री हो जाती है SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दिया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट सेंटर कहाँ कहाँ है। आप जिस भी सेक्टर में भरना चाहते हैं वहाँ का सेंटर कोड आपको यूज करना है ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए। अगर आप बताओगे तो मैं जब भी इसका फॉर्म आवेदन शुरू होगा तो मैं आप सभी के लिए एक अलग से ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि खुद से आप ऑनलाइन आवेदन इसकी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन बीएसएफ के लिए, जो कि आपको 1000 के प्लस आपको यहाँ पर जो वैकेंसी आई है इसकी पूरी डिटेल्स। अगर आप लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो अगर बीएसएफ से रिगार्डिंग हर एक अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसके ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऑडियो फॉर्मेट में इसकी सुन सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।